बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की, दैट इज वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पहले भी यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है और एक क्वेश्चन आपके सामने है जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। तो आपके सामने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार एंड इसको सॉल्व करिए क्लास के लास्ट में। आज की क्लास करने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर हम पहुंच पाए तो उस टॉपिक तक। Consider the following statement: high clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth। ये कह रहा है कि जो हाई क्लाउड्स होते हैं, खास रूप से जो साइरस क्लाउड्स होते हैं वो हाई क्लाउड्स माने जाते हैं। They primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth। Second, low clouds have high absorption of infrared radiation, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, getting my point? Low clouds have high absorption of infrared radiation emanating from Earth's surface and thus cause warming effect। वो कहने की low clouds basically reflect करते हैं primarily। इनके इन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा क्लाउड्स किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं और बेसिकली हमें ये जानना है कि क्लाउड्स होते क्या हैं। क्लाउड्स एक टाइप ऑफ कॉन्डेंसेशन होते हैं, जिसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि कॉन्डेंसेशन क्या होती है और कॉन्डेंसेशन को समझने के लिए हमें वाटर साइकिल को समझना पड़ेगा कि भैया इवेपोरेशन क्या होती है, इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होती है, कॉन्डेंसेशन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन क्या होती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे और इन चीजों को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर है, उसको आप ह्यूमिडिटी बोलते हो, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वो क्या होती है, उसको कैसे मेजर करते हैं, और यही आज की क्लास का एजेंडा है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि निर्णय आईएएस का फ्री बिगिनर्स प्रोग्राम है यूपीएससी का। नाउ अगर आप इस लिंक को क्लिक करते हैं और इस फॉर्म को भरते हैं तो आप 40% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नाउ इस 40% स्कॉलरशिप के लिए जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं निर्णय आईएएस के फाउंडेशन बैच में। एंड इस स्कॉलरशिप के साथ जब आप इसमें एडमिशन लेंगे, इस ऑफिसर्स बैच में एडमिशन लेंगे, तो आपको सिविल सर्वेंट्स द्वारा मिलेगी मेंटरशिप, आपको मिलेगा डेडिकेटेड मेंटरशिप सेशन फॉर एकेडमिक एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट बाय यूपीएससी मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज गाइडेंस एटमोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। हम कहां पर गलतियां कर रहे हैं उसको जानने के लिए आपको एक्सपीरियंस्ड यूपीएससी कैंडिडेट्स की जो गाइडेंस है वो यहां पर मिल जाएगी। जीएस के सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं ऑफ कोर्स वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं, और मॉक टेस्ट, ई बुक, स्टडी नोट्स, आंसर इवैल्यूएशन, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट। दिस इज अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर क्लियरिंग सक्सेसफुली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो चलिए दोस्तों टॉपिक पर वापस आते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें आज करनी है वो ये है, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो क्या है। देखिए सिंपल सी बात यह है दैट दिस माय डियर फ्रेंड इज योर ओशन, समुद्र है, ठीक है। यहां पर आपके पास एक लेक भी है, ये रही लेक, ये रिवर है, ये देखिए, है ना, एंड यू हैव सम ट्रीज, वेजिटेशन है यहां। अब जब सूरज की डायरेक्ट इंसोलेशन, डायरेक्ट रेडिएशन इन सब एरियाज में पड़ती है तो ये रेडिएशन डायरेक्टली हिट करती है वाटर मॉलिक्यूल्स को। खास रूप से ओशन के अंदर बहुत सारा पानी है, लेक में बहुत पानी है, रिवर में बहुत पानी है, इवन जो मिट्टी है, मृदा है, सॉइल है, उसके अंदर भी सॉइल मॉइस्चर होता है दोस्तों। अब इन सब रीजन से आपको पता है क्या होगा, जी हां, इवेपोरेशन होगी, यानी कि विदाउट बॉइलिंग द वाटर विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, गैस। जब आप बात करते हैं वाटर की तो गैशियस वाटर को आप क्या बोलते हैं, वाटर वेपर, ठीक है। तो वो यहां से भी निकलेगी, मिट्टी से भी निकलेगी, एंड यहां से भी इट इज गोइंग टू इवेपोरेट। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। कॉल इट एज इवेपोरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? इसके साथ साथ जो प्लांट्स हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस कर रहे हैं जिसको आप फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और उस फोटोसिंथेसिस के चलते जो प्लांट की लीव्स हैं दे
रिलीज सम मॉइस्चर, जिस प्रोसेस को आप ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। यानी कि इस पूरे लैंड सरफेस से, अगर इस पूरे हम लैंड सरफेस और वाटर सरफेस को देखें, इस समुद्र को देखें, इस सॉइल को देखें, इन माउंटेन्स को देखें, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर ऑफ फ्रॉम दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, हम इसको बोल देंगे इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन। अब यार ये मॉइस्चर कन्वेक्टिव करंट्स के साथ ऊपर की तरफ उठेगा लाइक दिस, और जब ये ऊपर की तरफ उठेगा ये एडियाबैटिकली कूल होगा, और जब ये एडियाबैटिकली कूल होगा तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू अगेन कन्वर्ट इनटू वाटर। देखो इस चीज को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपके पास यहां पर वेपर है, वेपर के बाद यहां पर वाटर है, और वाटर के बाद आपके पास यहां पर आइस है, बर्फ है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? आप सिंपली पुट वाटर को लोगे, पानी को लोगे, आइस ट्रेज में डालोगे, पोर करोगे, और उन आइस ट्रेज को अपने फ्रीजर में रख दोगे, आया ना। फ्रीजर में रखने का मतलब हुआ कि आप टेम्परेचर्स को कम कर रहे हो, यानी कि सिस्टम में से एनर्जी को हटा रहे हो, यानी कि यू आर रिमूविंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड हेंस यू आर कन्वर्टिंग इनटू आइस। अगर आपको वेपर को वाटर में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो अगेन आपको टेम्परेचर्स को कम करना पड़ेगा, और ऐसे ही जब वेपर ऊपर उठेगा आसमान में तो ठंडा होता है, एडियाबैटिकली कूलिंग होती है उसकी, नॉर्मल लैप्स रेट आपको पता है, बता चुका हूं। तो जब ये होगा तो दैट वेपर विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? बर्फ को बाहर निकाल लो फ्रिज से, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रख दो, रूम टेम्परेचर लेट से 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट ट्रांसफर होगी रूम से आइस में, आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा एंड आइस विल मेल्ट एंड क्रिएट वाटर, यही होता है। तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हो तब भी आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। आपके पास दो तरीके हैं, आप सिंपली पुट वाटर को धूप में छोड़ दो। जब आप वाटर को धूप में छोड़ दोगे तो सन की डायरेक्ट रेज वाटर के टॉप सरफेस पर पड़ेंगी और इवेपोरेशन होगी, या फिर आप वाटर को गैस के ऊपर रखकर बॉईल कर दो। अगर विदाउट बॉइलिंग आपको चीजों को इसको वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू डिपेंड अपॉन इवेपोरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है आपके लिए। अब वाटर को वेपर में जब कन्वर्ट करते हो तो आप इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो? जी हां, इवेपोरेशन। और जब वेपर वापस से वाटर में जाता है तो आप इसको बोलते हो कॉन्डेंसेशन। क्या बोलते हो आप इसको? कॉन्डेंसेशन। ये बात आपको याद रखनी है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यार जब ये पानी ऊपर की तरफ उठेगा, ये वेपर ऊपर की तरफ उठेगा, तो दैट दिस वेपर विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब आप बोलोगे सर ये वेपर वाटर में आसमान में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? देखो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल ये है, आपको क्या लगता है गाइस, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स सबको पता है क्लाउड्स क्या होते हैं, व्हाट आर क्लाउड्स? बताओ क्लाउड्स क्या होते हैं? क्या क्लाउड्स लिक्विड हैं, क्या क्लाउड्स सॉलिड हैं, या फिर आपकी थिंकिंग के हिसाब से क्लाउड्स गैसियस हैं? व्हाट डू यू थिंक माय डियर फ्रेंड्स? देखो जब मैं क्लाउड्स की बात करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, तो क्लाउड्स दे आर नॉट गैस। आपको लग रहा होगा कि वो गैस है ना? नहीं, क्लाउड्स आर नॉट गैसियस। क्लाउड्स के अंदर एक कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई होता है, जिसको आप हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलते हो, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको पता है सस्पेंडेड हैं, जिनको आप एरोसोल्स कहते हो। फॉर एग्जाम्पल सी से सॉल्ट आसमान में है, थोड़ा थोड़ा उड़ रहा है, डस्ट है, सूट है, एक्सेट्रा। और यही छोटे छोटे पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। जब वेपर ऊपर उठता है तो इन्हीं पार्टिकल्स के अराउंड आप देख रहे हैं कॉन्डेंसेशन हो रही है, और ये छोटे छोटे
वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट होते हैं। तो क्लाउड इज बेसिकली नॉट अ गैस, वो गैस नहीं है, क्लाउड इज सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर ये प्रोसेस 0 डिग्री के नीचे होता है दोस्तों तो बर्फबारी भी हो सकती है। तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसी प्रोसेस को आप बोलते हो कॉन्डेंसेशन। अब ये कॉन्डेंसेशन ग्राउंड लेवल पर भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको फॉग, मिस्ट, फ्रॉस्ट, ओस देखने को मिलती है। ठीक है, अगर ये कॉन्डेंसेशन थोड़ी सी अपर एटमॉस्फेयर में हो तो आपको क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, तो आपको क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर वाटर क्लाउड्स में लिक्विड है वाटर, तो वो गिरता क्यों नहीं है नीचे? देखिए, क्लाउड्स में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं एंड बिकॉज उनका वेट इतना कम होता है दैट दे इवेड ग्रेविटी, मतलब उस पर ग्रेविटेशनल थोड़ा बहुत पुल तो लगता ही है, बट माय डियर फ्रेंड्स दे आर वेरी वेरी लाइट। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्डेंसेशन करोगे, यानी कि और मॉइस्चर ऐड करोगे, तो ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं, और ये बड़ी बड़ी बूंदें मिलकर और बड़ी बूंद बनाती हैं। इतनी बड़ी बूंद बन जाती है दैट इट कैन नो लॉन्गर evade the pull of gravity and hence ये बूंद अब नीचे गिरती है like rainfall। तो आपको रेनफॉल करने के लिए क्या चाहिए? इफ यू वांट टू क्रिएट रेनफॉल, पहली चीज आप एटमॉस्फेयर में ज्यादा मॉइस्चर ऐड कर सकते हैं, और उस मॉइस्चर को किसी भी तरह से आपको ऊपर की तरफ उठाना है, तभी क्लाउड फॉर्मेशन होगी। अब इसको ऊपर की तरफ आप कैसे उठा सकते हैं? कन्वेक्टिव करंट्स का यूज करके आप उठा सकते हैं, या फिर माउंटेन्स का यूज करके आप उठा सकते हैं, फ्रंट्स का यूज करके आप उठा सकते हैं, साइक्लोन्स का यूज करके आप उठा सकते हैं एयर को ऊपर की तरफ। ठीक है, जिससे कि ज्यादा कॉन्डेंसेशन हो, और ज्यादा कॉन्डेंसेशन की वजह से बारिश के चांसेस बढ़ जाएं। दूसरा एक और तरीका है, अगर आप हवा को इस प्रकार से मॉइस्ट एयर को ऊपर नहीं उठा सकते, बट आपके पास मॉइस्ट एयर है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक्स्ट्रा व्हाट कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई को क्लाउड्स में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्लाउड था, ये बारिश नहीं कर रहा पहले से, और इस क्लाउड के अंदर आपको कॉन्डेंसेशन को इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है, सो दैट बूंदे बड़ी हो और बारिश हो। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई। और इसी कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई को आप क्या बोलते हो? उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? यू कॉल दिस प्रोसेस एज क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग में हम अपर एटमॉस्फेयर के अंदर एक्स्ट्रा कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई डाल देते हैं, एग्जाम्पल के रूप में सिल्वर आयोडाइड। दिस कैन बी एडेड। ड्राई आइस भी एक इंपॉर्टेंट है, आजकल लोग ड्राई आइस भी डाल रहे हैं ठंडा करने के लिए, सो दैट कॉन्डेंसेशन बढ़ जाए, बिकॉज ड्राई आइस इज व्हाट वेरी वेरी कोल्ड, है ना। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लाउड सीडिंग। तो मान लीजिए आपने क्लाउड सीडिंग कर दी। अब क्लाउड सीडिंग के बाद या फिर आपने किसी भी तरह से एयर को और ऊपर लिफ्ट किया, नाउ दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू क्लाउड्स एंड दीज क्लाउड्स आर गोइंग टू क्रिएट रेन, और इस प्रोसेस को आप बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये 3 मेजर प्रोसेस हैं जो आपको समझने हैं, इवेपोरेशन, कॉन्डेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। अगर आपने ये 3 प्रोसेस समझ लिए तो आपको वाटर साइकिल के बारे में समझ में आ जाएगा। हेलो जी, कैसे हैं? देखिए, तो इस चीज को मैं समराइज करके देता हूं आपको। देखिए, लेट मी समराइज दिस होल थिंग फॉर यू। फर्स्ट इज व्हाट वी हैव, व्हाट evaporation, then you have condensation, and then my dear friends you have what? Evaporation, condensation and precipitation। अब प्रेसिपिटेशन से वापस जो वाटर था एटमॉस्फेयर में वो लैंड पर आ गया, लैंड पर वापस से वो इवेपोरेट होगा, एंड दिस साइकिल इज कंप्लीटेड, एंड दिस माय डियर फ्रेंड इज द वाटर साइकिल। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं, लिक्विड वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर, वेपर अगेन कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड वाटर,
and liquid water is again given back to the surface. तो ये आपकी टोटल वाटर साइकिल है और इसको आप इस तरीके से एक माइंड मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये समझ में आ गया है तो भाई सब कुछ समझ में आपको आगे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं जी, आगे मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी बेसिक टर्म्स में क्या चीज है क्या बेसिकली ह्यूमिडिटी? भाई जो वेपर है एयर में दैट इज ह्यूमिडिटी। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज ह्यूमिडिटी। अब यार इसको नाप कैसे सकते हो, है ना, किसी भी चीज को आप डिफरेंट तरीके से नाप सकते हो यार। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट को आप अलग अलग यूनिट्स में नाप सकते हो। मेरी हाइट को आप एब्सोल्यूट टर्म्स में कैसे नापोगे? इंच टेप लाओगे, इंच टेप से मेरे पैर से मेरे सर तक नाप लोगे मेरी हाइट। भाई मेरी हाइट जितनी भी है 5, 10, 5, 11, 6, 2, 6, 3, वो आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में चल जाएगी पता। या तो आप मेरी हाइट को रिलेटिवली नाप सकते हो, है ना। अगर मेरे से कोई ज्यादा ऊंचा बंदा है तो मेरी हाइट कम है, अगर मेरे से कोई छोटा है तो मैं बोलूंगा मेरी हाइट ज्यादा है उससे। तो मैं रिलेटिवली बात कर रहा हूं, ज्यादा कम, कम ज्यादा, ज्यादा कम, कम ज्यादा। गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी को नापने के आपकी एनसीईआरटी में 2 मेजर तरीके दिए गए हैं, तीसरा तरीका भी होता है। सबसे पहले अगेन आप ह्यूमिडिटी को एब्सोल्यूट टर्म्स में नाप सकते हो, इसको आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स में कैसे नापेंगे भाई? सिंपली पुट, हवा के अंदर फॉर एग्जांपल अगर ये कमरा है, इसकी एक वॉल्यूम होगी, है ना। अब इसकी जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में होगी या फिर फीट क्यूब में होगी। अगर मैं मीटर में नाप रहा हूं इस कमरे की लेंथ तो मीटर क्यूब में होगी, अगर फीट में नाप रहा हूं तो फीट क्यूब में होगी, है ना। प्लस इस रूम की एयर में कितने ग्राम ऑफ वाटर है, कितने ग्राम ऑफ वेपर है बेसिकली, है ना। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय कितने वॉल्यूम ऑफ एयर में वो है। गेटिंग माय पॉइंट? हेंस इसकी जो यूनिट है वो आएगी ग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर फीट क्यूब। अब एग्जांपल ले लेते हैं, देखो इसका। लेट से मेरे पास एक कंटेनर है, एक काफी स्क्वायरिश कंटेनर है। लेट से इसकी वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है और लेट से इसके अंदर अभी 30 ग्राम वाटर वेपर है। क्या देयर इज 30 ग्राम ऑफ वाटर वेपर इन इट। तो अगर मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नापूं तो क्या होनी चाहिए बताओ? सिंपली पुट 30 ग्राम डिवाइडेड बाय 10, इसका होना चाहिए 3 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आ गई इस रूम की। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। अब अगर यार मैं यहां पर टेम्परेचर्स को इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा? जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा दोस्तों तो एयर एक्सपैंड होगी। एयर एक्सपैंड होगी यानी कि उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। यानी कि ये जो बॉक्स था वो अब कुछ ऐसे फूल टाइप जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब मान लेते हैं ये बढ़कर 15 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम हो गई टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद। यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अब कितनी हो जाएगी? देखो, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर तो उतना ही रहेगा अपॉन में 15, ये हो गई 2 ग्राम पर मीटर क्यूब। गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर मैं टेम्परेचर्स को डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा? जब आप टेम्परेचर्स को डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा। क्या
डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम यानी कि ये ऐसा हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये कम होके 5 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम रह गई, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी 30 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 6 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर्स के साथ चेंज होती है, समझिएगा। अगर आप टेम्परेचर्स को इंक्रीज करेंगे तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर्स को डिक्रीज करेंगे तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। आप सिंपली लिख सकते हो इस चीज को यहां पर, दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर absolute humidity decreases and with decrease in temperature absolute humidity increases. Getting my point? तो बेसिकली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को आप बोल सकते हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर। मैं ये चीज रिड्यूस कर सकता हूं यहां पर, बहुत ही आसान है ये चीज, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग सिंपली पुट किसकी, लेट अस टॉक अबाउट एक और तरीका है ह्यूमिडिटी को मेजर करने का, और वो तरीका है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, आइए इसको जानते हैं। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास एक ग्लास है ना, ये देखो एक ग्लास ले लेते हैं सबसे पहले। इस ग्लास की वॉल्यूम कितनी है टोटल, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इस ग्लास में कितना आ सकता है। मान लेते हैं कि इस ग्लास में 1 लीटर ऑफ वाटर आ सकता है, 1 लीटर। अब मैंने इस ग्लास को पूरा ऊपर तक भर दिया, यानी कि अब इस ग्लास के अंदर 1 लीटर ऑफ वाटर है। तो बताओ कितने परसेंट ये ग्लास भरा हुआ है। देखो 1 लीटर पानी है और मैक्सिमम कैपेसिटी भी 1 लीटर है ग्लास की, इंटू 100 कर दो तो 100% दिस इज फिल्ड। तो इस ग्लास को मैं बोल दूंगा दिस ग्लास इज सैचुरेटेड विद वाटर। कैन आई कॉल दिस, इट इज सैचुरेटेड विद वाटर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। आ रही है बात समझ। अगर मेरे पास यही सेम ग्लास है और इसको मैं 50% भरता हूं, यानी कि इसमें मैंने 0.5 लीटर पानी डाला है, तो मैं क्या बोल सकता हूं 0.5 लीटर डिवाइडेड बाय 1 लीटर इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 50%, यानी कि ग्लास 50% फिल्ड है ना। ऐसे ही अगर मैंने इसके अंदर सिर्फ 0.3 लीटर पानी डाला हुआ है, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100 is equal to 30%. So this is 30% of it. यार ह्यूमिडिटी भी यही होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब यह है कि हवा के अंदर कितना मैक्सिमम मॉइस्चर आ सकता है, दैट उसके ऊपर आप डाल देंगे क्या, कितना मॉइस्चर है। तो सिंपली पुट अगर आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो आप सीधा डालिए अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अपॉन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड, मल्टीप्लाई कर दो 100 में। इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। एक और तरीका होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये बात आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर आप यहां पर वेट लेते हैं, तो दैट इज इन ग्राम्स पर केजी। और जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है दैट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ये बात भी आपको याद रखनी है, बट इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, सो वो कंसर्न ही नहीं हमारा, छोड़ देते हैं। तो मान लेते हैं वी हैव अ पैकेट ऑफ एयर, ठीक है, इसके अंदर अगेन लेट्स से 50 ग्राम्स वाटर वेपर है और इसमें अभी 100 ग्राम वाटर वेपर आ सकता है। ये इस एयर की मैक्सिमम लिमिट है एट 30 डिग्री सेल्सियस। आ रही है बात समझ। अब देखो क्या होगा,
व्हाट विल हैपन, सी अगर हम यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने आपको क्या बताया, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, 50 डिवाइडेड बाय 100, मैक्सिमम अमाउंट आ सकता है इनटू 100, यानी कि आपकी ह्यूमिडिटी 50% हो गई। गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर मैं इसको यहां पर ठंडा कर दूं एट 20 डिग्री, दिस सिस्टम बिकम्स 20 डिग्री। अब देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आप हवा को ठंडा करोगे तो उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में एयर के कम जगह हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर विल रिड्यूस। तो मान लेते हैं इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी दोस्तों, वो घटकर अब रह गई सिर्फ और सिर्फ 75 ग्राम। पानी तो नहीं है जी 50। देखो, तो इस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हुई बताओ, 50 तो उतना ही था, अपॉन में 75 इंटू 100, 4 3 4/3। आ रही है बात समझ दोस्तों? तो ये अबाउट आपकी कितनी आएगी, 66.6% के आसपास आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगी इसमें, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो। इस सिस्टम का टेम्परेचर हम और रिड्यूस कर देते हैं, लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस हम इस पैकेट को ले आए ऑफ एयर को 10 डिग्री पर। अब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 50 ग्राम और टोटल वाटर वेपर तो 50 ग्राम है ही। तो अब देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हुई, 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, दैट इज 100%। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस पर एयर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है दैट इट कैन होल्ड। यानी कि इस पॉइंट को आप बोल दोगे, इस एयर को जिसकी 100% ह्यूमिडिटी है, यू आर गोइंग टू कॉल दिस एयर एज सैचुरेटेड एयर। और ये जो टेम्परेचर है एट द टेम्परेचर एट विच एयर गेट सैचुरेटेड, इसको आप बोल दोगे ड्यू पॉइंट। क्या बोल दोगे, ड्यू पॉइंट। तो जिस एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एयर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है दैट इट कैन होल्ड। तो आप इस एयर को सैचुरेटेड एयर बोल दोगे। इसके साथ साथ द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सैचुरेटेड, उसको आप बोल दोगे ड्यू पॉइंट। इसको आप सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं, हिंदी में ओसांक बिंदु भी बोलते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब दोस्तों, मैंने एक और केस ले लिया, मैंने टेम्परेचर्स को अब 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, टेम्परेचर्स को और रिड्यूस कर दिया भैया। हवा के बीच में जो स्पेस है वो और कम हो गई। अब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी सिर्फ और सिर्फ 30 ग्राम। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें क्या बताइए, क्या होता है इसमें? इसमें है दोस्तों 50 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। तो क्या होगा, क्या सैचुरेटेड जो एयर है वो 100% से ऊपर हो जाएगी? नहीं। देखो 20 ग्राम जो इसके अंदर वाटर वेपर था, इट विल स्टार्ट टू कॉन्डेंस आउट, यानी कि यहां पर वो जम जाएगा। द वेपर विल गेट कन्वर्टेड नाउ इनटू वाटर एंड दैट वाटर will get condensed on the walls of this system, of this container. ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई, 30 डिवाइडेड बाय 30, 100% ही रहेगी, याद रखना। लेकिन जो 20 ग्राम है दैट विल बी ऑन द वॉल्स। तो आपको यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझना में आना चाहिए, व्हाट इज ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट क्या होता है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ड्यू पॉइंट के साथ साथ सैचुरेटेड एयर क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके साथ साथ देखो, आपकी एनसीईआरटी में एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसको आप कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, आइए इसको भी जान लेते हैं। देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड
क्या? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर। जब आपको वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है तो यू रिक्वायर सम एनर्जी विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। इसको आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको समझिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो देखो, ये हमने ह्यूमिडिटी की बात कर ली, अलग अलग तरीके से आप कैसे नाप सकते हो ह्यूमिडिटी को, इसके बारे में आपको बता दिया।